हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा यूकेपीएससी एलटी 2024 का जो 18 अगस्त को पेपर हुआ था, ठीक है। उसमें से जो फिजिक्स का पोर्शन है उसको मैं स्टडी करूंगा, ठीक है। अगर फिजिक्स पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स पोर्शन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, मतलब कंफ्यूजिंग बोल सकते हो। बहुत एग्जामिनर ने, अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन पढ़ते हुए, कैसे कंफ्यूज करने की कोशिश की है, ठीक है। तो मीन्स जिसका फिजिक्स पोर्शन और पेडालॉजी और रीजनिंग सेक्शन, रीजनिंग तो थोड़ी टफ थी पेपर में, अगर ये स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स अगर मैं सीधे सीधे बोलूं 60 टू 70 या 55 टू 65 के बीच में जिसके मार्क्स आ रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन एल टी 2024 में है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर, वी ऑल आर जस्ट डूइंग टाइम वेस्ट टू सी योर वीडियोस। तो बेटे ऐसा नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चंस वीडियो से आए हैं, वो भी मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। भले ही आपके अभी एलटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आए, पर जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसने भी मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग वीडियोस से वेक्टर अलजेब्रा से देखा होगा, तो वो समझ रहा होगा कि इन वीडियोस से उसको कितना फायदा हुआ होगा। एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चन विल डायरेक्ट रिफ्लेक्ट ऑन दीज वीडियोस ऑन एलटी 2024, ठीक है ना। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है बेटे, कहीं ना कहीं आपको आगे लाइफ में काम आएगा ही आएगा। चीजें, सीखी हुई चीजें कभी काम नहीं आती है। और बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं, देवर अप्रिशिएट माय वर्क, बोलते हैं कि आपकी वजह से हम फिजिक्स में 25 में से 16 मार्क्स लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। 16 17 ऐसे भी मैसेज मुझको आते हैं, ठीक है ना। तो बस वह यही है कि मेंटेलिटी आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, किस तरीके से आप हार्डवर्क कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है? देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फोटॉन्स ओबे द स्टैटिक्स ऑफ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स पार्ट फर्स्ट से आया हुआ है, ठीक है। मैंने जो सॉलिड स्टेट पार्ट फर्स्ट किया था उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था उसने, कि मैंने बताया था कि जो उसमें फोटोन बेटे क्या होते हैं। फोटोन मैंने वहां डिस्कस करा था, बोसॉन्स को डिस्कस किया था, बोसॉन और फर्मियोन को मैं डिस्कस कर रहा था। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है, पर डिस्कस किया था मैंने इसको यहाँ। तो जो बोसॉन्स होते हैं हमारे पास, बोसॉन्स क्या होते हैं, जो फर्मी डेराक स्टैटिक्स को क्या करते हैं, स्टैटिक्स को क्या करते हैं, ओबे करते हैं, ठीक है। फर्मी डेराक नंबर 1। और बोसॉन्स क्या होते हैं, इंट्रीगल स्पिन होती है उसकी, ठीक है, इंट्रीगल स्पिन होता है। और बोसॉन जनरली क्या होते हैं, फोटोन हो गया, मैंने वहां डिस्कस किया था, फोटोन हो गया, फोनॉन हो गया, ठीक है, फोटोन हो गया, फोनॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, हीलियम एट लो टेम्परेचर। दीज ऑल आर दीज ऑल आर bosons because they have half they have integral spin, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, फोटॉन्स ओबे, तो फोटोन अगर बोसॉन्स है तो इट विल ओबे बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। कितने लोगों ने बी आंसर इसका लगाया, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, यस टाइप करेंगे, टाइप यस, type yes for V. Okay, now moving on, question number 2. Question number 2 is that capacity of electrical capacitance depends on, ठीक होता है, जो कैपेसिटेंस होता है किसी कंडक्टर का, इट विल डिपेंड्स ऑन एस 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 3S shape, size एंड सराउंडिंग, ठीक है। सराउंडिंग्स मीन्स मैं मीडियम की बात कर रहा हूं। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे
तो k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट a बाई d हो जाता था। तो मीडियम इंसर्ट करने पर k क्या होता है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हम किसी कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो उसका कैपेसिटेंस k टाइम से इंक्रीज हो जाता है। तो यहां से मैं पूरा पूरा देख पा रहा हूं कि जो कैपेसिटेंस होता है किस किस पर डिपेंड कर रहा है, मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और डिस्टेंस पर भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। बट जो कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू क्यू बाई वी, कैपेसिटेंस कभी Q और V पर डिपेंड नहीं करता है, हालांकि Q और V इसमें ऑप्शन में था ही नहीं, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन 3S नॉट Q एंड V, ठीक है। तो डिपेंड्स की बात कर रहा है तो किस में डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा बेटा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कितने लोगों ने बी लगाया, बताओ कितने लोगों ने बी इसका आंसर किया, ओके, ठीक है। नाउ छोटी छोटी चीजें पूछी गई है फिजिक्स में। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है। तो यहाँ तुमको आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटे। आरएमएस वैल्यू होता है आपके पास 3 RT बाई एम। एम इज द मोलर मास, एम इज द मोलर मास, एम इज द मोलर मास। एम क्या है बेटे, ऑक्सीजन का मोलर मास, और हमेशा मोलर मास ग्राम, हमेशा किलोग्राम पर मोल में लेते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ दे रखा है, देखो टेम्परेचर, यहाँ आपको गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये होती है हमारे पास 8 पॉइंट, ठीक है, 8.3145 के पास आर गैस कांस्टेंट, आर क्या बोलते हैं इसको, गैस कांस्टेंट बोलते हैं। क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। और टेम्परेचर हमको क्या दे रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू 273 केल्विन। और देखो मोलर मास, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल बात कर रहा है तो O2 की बात होगी, तो ये 16 दूनी 32 हो जाएगा, ये ग्राम पर मोल होगा। पर ग्राम पर मोल नहीं चाहिए मुझे, किलोग्राम पर मोल चाहिए, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन किलोग्राम, बहुत सारे बच्चों ने किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया होगा तो आंसर नहीं आ रहा होगा उनका, है ना, ये गलती की होगी। किलोग्राम पर मोल, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीपल डिवाइड बाय 1000, तो 32 इंटू 10 की पावर -3, ये केजी पर मोल हो जाएगा, ठीक है। या 3.2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.2 इंटू 10 की पावर -2 किलोग्राम पर मोल, ठीक है। तो हमने सारा जो डाटा है वो प्रिपेयर कर लिया। सारा डेटा को अगर हम प्रिपेयर करेंगे, यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो VRMS जो आपके पास आ रही थी, कितना आ रही थी बताओ, 3, R की जगह कितना रखेंगे, R की जगह 8 पॉइंट, ठीक है, 8.1, ठीक है। R की वैल्यू, ये क्वेश्चन कहाँ फंसा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को R की वैल्यू पता नहीं होगी, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को R की वैल्यू पता नहीं होगी। तो 8.3145 और टेम्परेचर 273 अपॉन मोलर मास रखना है 3.2 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। बहुत ये क्वेश्चन यहाँ फंसा होगा, बहुत सारे बच्चों को गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं हो रही होगी। तो यहाँ से जो इसको सॉल्व करके आंसर आता है, सॉल्व करोगे जब, इसके बाद जब मैंने अभी इसको सॉल्व करके देखा था तो इसका ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आ रहा था, 461, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा था 461 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटे इसका, तो मेन क्या था इसमें, फॉर्मूला याद होना चाहिए नंबर 1, दूसरा गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है, और फिर कैलकुलेशन तो हो जाएगी। तो बेटा इसका क्या करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। आप लोग कौन क्या इसका आंसर लगाए हैं उसको भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो कम्स इन माय सीरीज ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये क्वेश्चन भी मैंने थ्योरी ऑफ, ये भी आया, देखो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो मैंने कराया था उसमें से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो देखो, है ना, ऐसा नहीं है बेटे, क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही। द स्पीड v निकालना है हमको ऑफ मास, the speed at which mass of an object doubled, mass on of object doubled its rest mass। तो देखो हम क्या जानते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जानते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है, जब मास वेरी करने लग जाता है डिस्टेंस वेलोसिटी के साथ,
तो मास का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 - v² ये हो जाएगा c²। हमने v फाइंड आउट करना है। इन द प्लेस ऑफ m पुट 2m नॉट इक्वल टू m नॉट और यहाँ अंडर रूट 1 - v² ये c²। m नॉट से m नॉट कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ बेटे, इसको स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 इक्वल टू आ जाएगा 1/1 - v² ये c² आ जाएगा। क्लियर, कितना आ जाएगा बेटे, 4 इक्वल टू 1/1 - v² c²। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 1 - v² c² इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ से 1 - v² c² की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये 1/4 आ जाएगा। क्लियर, 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो 1 - 1/4 इक्वल टू v² c² आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 - 1 3 √3 √3/2 आ जाएगा v/c। ठीक है, आ जाएगा बेटे v/c। और मुझे निकालना क्या है, v। मुझे निकालना क्या है, v। मुझे क्या निकालना है, v। मुझे क्या निकालना है, v। ये √3c हो जाएगा। √3 कितना होता है बेटे, 1.7। ठीक है, 1.723 इंटू 3 इंटू 10⁸ तो सॉल्व करोगे तो ये 2 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा था। ठीक है, आप लोगों का भी कुछ आ रहा था, ऑप्शन सी आ रहा था मेरा आंसर इसका। तो 2 पॉइंट के आसपास आ रहा था, 2.598। ठीक है, तो जो आंसर आ रहा था इसका 2.598। ठीक है, 2.598 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। देखो ये भी मैं जब मेरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाले को देखना बेटे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाले को देखना, उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ तो सिर्फ मास पूछा गया है, मैंने तो वहाँ मोमेंटम और टोटल एनर्जी, ठीक है, रेस्ट मास एनर्जी सबको कैलकुलेट करके दिखाया बेटे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है उधर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बेटे, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5। इस बार मैचिंग वाले बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड बिलो। तो देखो, कोड फर्स्ट है और कोड सेकंड। तो यहां देखो हमारे पास क्या ईएम वेव दे रखा है और वहां उनका जनरेशन दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो माइक्रोवेव होते हैं, जो सोर्स ऑफ माइक्रोवेव, ये स्पेशल टाइप ऑफ क्या होता है हमारे पास, स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोवेव्स होते हैं। जैसे क्लेस्ट्रॉन हो गया, मैग्नेट्रॉन मैग्नेट्रॉन हो गया। इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोवेव को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। माइक्रोवेव को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। माइक्रोवेव को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ नंबरिंग नहीं है, यहाँ नंबरिंग कर देते हैं 1 और इसको 2 और इसको 3 और इसको 4, ऐसा 1 2 3 4 में। तो देखो बेटा होगा क्या, अब यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे। ए, तो सोर्स ऑफ माइक्रोवेव होता है, ये होता है ये ए। ए का क्या है बेटे, ए का है 2, ए का 2। सोर्स ऑफ इंफ्रा, पहले और आगे देख लेते हैं। देखो जिसको पहले जानते हैं उसको देखो। सोर्स ऑफ गामा, गामा क्या होता है, रेडियो एक्टिव डीके है। ये हमारे पास क्या है, डी। ठीक है, इसको लास्ट डी, डी का क्या आ गया तुम्हारे पास, डी का फर्स्ट आ गया, डी का क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। अब सोर्स ऑफ एक्सरे क्या होता है बेटे, सोर्स ऑफ एक्सरे क्या होता है, सोर्स ऑफ एक्सरे की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या होता है, सोर्स ऑफ एक्सरे ये, तो ये हो जाएगा सोर्स ऑफ एक्सरे सी। ये एक्चुअली सी है, ये वाला क्या है, ये सी। गामा का सी का फर्स्ट है। और डी, डी डी सोर्स ऑफ एक्सरे क्या होगा बेटा आपके पास, ये होगा तुम्हारे पास थर्ड। अब क्या बचा, अब क्या बचा हमारे पास, बी। बी सो एक ही बचा, आप सोर्स ऑफ इंफ्रारेड, ये होता है आपके पास ये। ठीक है ना, सोर्स ऑफ बी, बी का बी, बी बी का जो आपके पास होगा, बी का फोर्थ होगा, बी का क्या होगा, फोर्थ। ठीक है,
सी का फर्स्ट, और इधर बी, अगर बी को देखेंगे तो बी क्या बचा है हमारे पास, देखो बी को डिस्कस करते हैं। बी, अब एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, बी। बी, बी का क्या होगा बेटे, बी का होगा आपके पास बी। बी का एक ही बचा है फोर्थ, बी का फोर्थ हो जाएगा। देखो ऐसा किसमें है, बी का फोर्थ। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चंस था। तो देखो दो तो बहुत आसानी से एलिमिनेशन हो जा रहे थे, माइक्रोवेव और क्या कहते हैं तुम्हारे पास, माइक्रोवेव और गामा रेज आसानी से, कंफ्यूजन था बी और डी में। ठीक है, बी और डी में कंफ्यूजन था, तो जिसने बहुत ध्यान से किया होगा आ गया होगा। तो ए का 2 है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 3 है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा करेक्ट आंसर आ रहा है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होगा बेटे, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैंने बोला था कि ईएम वेव से कुछ ना कुछ 100% आता है। मैंने बोला भी था राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन। तो देखो इसी से, इस ट्रिक से दो क्वेश्चन आए हुए हैं। एक अभी वेवलेंथ वाला भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट Which of the following statistics can be used for the spectrum of radiation of black body? देखो ये क्वेश्चंस भी मेरे पास क्या है, स्टैटिक फिजिक्स में ये भी डिस्कस किया है मैंने। ठीक है, स्टैटिक फिजिक्स में मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है वो जनरली क्या होता है, क्लासिकल मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स को क्या करती है, फॉलो करती है। तो सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है ना, ओके, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो डिस्कस्ड बाय मी इन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से दो क्वेश्चन आए थे। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कितने क्वेश्चन आए हैं, दो क्वेश्चन आए हैं बेटा। ये क्वेश्चन क्या है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे है, और ये क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने उधर, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। और रॉड ऑफ लेंथ है, मतलब ये एल नॉट है, प्रॉपर लेंथ दे रखा है, इज मूविंग अलोंग इट्स लेंथ। ठीक है, with a velocity v equal to दे रखा है 0.6 of speed of light, what will be its length as it's proper observed by moving with the rod itself। ठीक है, तो क्या होगा बेटे, इसको क्या ऑब्जर्व होगा, तो यहाँ मैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन लगाऊंगा, l इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई ये सी स्क्वायर। क्लियर हो चुका है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कभी चेंज नहीं आता बेटा, पैरेलल डायरेक्शन में ही चेंज आएगा। एल नॉट क्या होता है हमारे पास 1, और यहाँ 1 माइनस वी इन द प्लेस ऑफ वी 0.6 सी का स्क्वायर, और अपॉन ये आ जाएगा सी स्क्वायर। तो ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, तो ये ये कितना होगा 0.36, 0.36 में से 1 माइनस करोगे तो वो 0.64 बन जाएगा। ये कितना आएगा, एल इक्वल टू 0.64, और 0.64 का करोगे तो ये 0.8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 0.8 मीटर। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए, दैट इज 0.8 मीटर। ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था बेटे। अब सेम डिजिट का नहीं आया था, पर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के मैंने 5 to 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है ना, तो डेफिनेटली जिसने देखा होगा, जिसको ये फॉर्मूला याद होगा, एल इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, उसने क्वेश्चन कर लिया होगा। कोई इतना बड़ा अंडर रूट भी नहीं पूछा गया है इसमें। ठीक है ना, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो आस्क्ड इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स पार्ट 1 देखना, पार्ट 1 देखना बेटे। सेम यही क्वेश्चन मैंने कराया है, और सबके मैंने तुमको पैकिंग फ्रैक्शन सबका बताया भी था उसमें। सेम क्वेश्चन कराया है पार्ट फर्स्ट सॉलिड स्टेट में, देखना। ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ ए बीसीसी। बीसीसी की बात कर रहा है। ठीक है, ये मैंने बोला था सिंपल के लिए होता है, सिंपल क्यूबिक के लिए, वहां भी ऐसे सिखाया था। और ये होता है एफसीसी के लिए होता है, और ये होता है बीसीसी के लिए होता है। हमसे क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है कि आप किसके लिए बताओ, बीसीसी के लिए होता है 68%। तो ये आ जाएगा आपके पास ए। ए ए ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने उसमें कराया था, सीरीज में कराया हुआ है। क्लियर हो चुका है, so A is the correct answer of this question. Now moving on, question number 9. Question number 9 ये मॉडर्न फिजिक्स का है। ठीक है, ये तो 9th का क्वेश्चन आया है एग्जाम में। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सन क्या होता है बेटे, 2n स्क्वायर। कितना होता है, 2n स्क्वायर। ठीक है, m के लिए n 1 होगा, n के लिए 2 होगा, k के लिए 3 होगा,
एन के लिए कितना होगा 4 हो जाएगा, के एल एम इसके लिए N1, इसके लिए N2, इसके लिए N3, इसके लिए N4। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो रह सकते हैं किसी भी सेल में 2n² रह सकते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर ने बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों को घुमाया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स पहचानना है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं बेटे, द एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स इज एन आउटकम ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बिल्कुल सही है, सही सेंटेंस है, ट्रू सेंटेंस है कि जब भी कोई सॉलिड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, फॉलो होता है। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, द कंडक्शन बैंड ऑफ एन इंसुलेटर इज पार्शियली एम्प्टी, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इंसुलेटर होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड द एनर्जी बैंड गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड इज टू लार्ज। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर में एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन से वैलेंस में नहीं जा सकता है, तो ये पार्शियली क्या रहता है, एम्प्टी रहता है। तो बी इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड क्या है, थर्ड में बहुत अच्छे से घुमाया एग्जामिनर ने, द सेमीकंडक्टर आर इंसुलेटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखो ये 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता बेटे, वो 0 केल्विन होता है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। बहुत सारे बच्चों ने ये थर्ड वाला आंसर दिया होगा, पर वो भूल गए होंगे बेटे कि 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, 0 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस में तो इलेक्ट्रॉनों का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका यही आंसर है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, हमसे फॉल्स ही पूछा गया है, हमसे फॉल्स पूछा गया है। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फॉल्स स्टेटमेंट है। और ट्राइवेलेंट एटम आर ऑल्सो एक्सेप्टर। ठीक है, ट्राइवेलेंट किस में डूबते हैं हम, पी में ट्राइवेलेंट डूबते हैं, और पी में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम पी टाइप को क्या बोलते हैं, ट्राइवेलेंट भी बोलते हैं। पी टाइप को हम क्या बोलते हैं, ट्राइवेलेंट भी बोलते हैं। क्लियर, तो डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो सी हमसे फॉल्स पूछा है, फॉल्स पूछा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे इस सेंटेंस से गड़बड़ कर दिया होगा। 0 केल्विन होता है बेटे, वो एब्सोल्यूट 0 केल्विन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इन दोनों में से कुछ लिखा आना चाहिए। मैक्सिमम बच्चों ने यही गलती करी होगी, ध्यान से नहीं देखा है। अब देखो ये क्वेश्चन कौन कहता है कि मेरे सीरीज से नहीं आया, जो मेरा वेव्स एंड ऑसिलेशन की सीरीज देखना, उसमें मैंने कराया था कि द बैंड विड्थ ऑफ फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। इट इज द वेव एंड ऑसिलेशन, चेक करो और बताओ कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया नहीं आया है। मैंने बोला था कि जो बैंड विड्थ होती है, रेजोनेंट बैंड विड्थ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 होता है 1/टाउ आता हो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है बेटे। सो 1/टाउ, नॉट 1/टाउ। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटे क्वेश्चन आए हैं मैं जो मैं कराया था। ठीक है, तो जिसने डेली मेरे टच में रहा होगा, जो डेली वीडियोस को देख रहा होगा, तो डेफिनेटली उसने अच्छा स्कोर भी किया है फिजिक्स में। ठीक है ना, अच्छा स्कोर भी किया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इन जनरल सीपी इज 3 to 5 हायर देन सीवी एट सॉलिड्स की बात कर रहा है बेटे, सॉलिड्स बिकॉज ऑफ, फर्स्ट ही इसका आंसर है, वर्क एसोसिएटेड विथ वॉल्यूम चेंज। ठीक है, वॉल्यूम चेंज, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। पर मोस्ट बच्चों ने क्या किया था, सीवी इसका आंसर लगाया, बोथ एंड बी। पर अगर गैसेस की बात हो रही होती है तो ए और बी में लिख देता, गैसेस की बात हो रही होती तो बेटा ए और बी इसका सही आंसर होता। बट सॉलिड के अकॉर्डिंग तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है, या होना चाहिए इसका, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑल्सो इंपोर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ये भी मैंने ट्रिक सिखाई थी, राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन, VIBGYOR, ये तो यहीं से कर लोगे तुम, विबग्योर से। ठीक है, ये विबग्योर से कर लोगे। सबसे ज्यादा वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ग्रेटेस्ट वेवलेंथ इसकी होगी। और कौन सा दिया है, उसके बाद कौन होगा, येलो होगा, उसके बाद कौन होगा बेटे, ग्रीन होगा, उसके बाद क्या होगा, ब्लू होगा। तो सबसे ज्यादा को पकड़ो, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है यहाँ, 620। तो ए का 4 होना चाहिए बेटे, ए का 4 होना चाहिए, ए का 4
ए का 4, इसका मतलब बी और सी, बी और डी तो कैंसिल हो गए। ए का 4, ठीक है, ए का 4, ए का 4 मतलब ए और सी में से। अब देखो येलो, उसके बाद येलो आ रहा है, तो इससे कम 620 से 780 से कम एक ही दिख रहा है मुझे, थर्ड ये, तो इसका मतलब बी का थर्ड होना चाहिए। अब बी का थर्ड हो गया तो सी भी एलिमिनेट हो गया, फिर अब एक ही तो बचा है। और सी का क्या होगा, उससे कम, उससे कम क्या हो जाएगा ये, और फिर लास्ट वाला ये हो जाएगा। तो देखो ये कॉन्सेप्ट था तुम्हारा, विबग्योर से याद करने की भी जरूरत नहीं है आपको, विबग्योर से ये आपका कॉन्सेप्ट बन जाता। सो सी इज द सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो विबग्योर से ही आप पकड़ सकते हो, बिना याद करे हुए ही आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। तो एग्जामिनर ने इसी तरीके से थोड़ी सी क्या कर रखी है, चालाकी कर रखी है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, दिस क्वेश्चन इज आल्सो डिस्कस बाय मी इन वेव्स एंड ऑसिलेशन। कर रखा है मैंने, मैक्सिमम कहाँ होती है, मिनिमम कहाँ होती है, ये भी कर रखा है मैंने। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटे हाफ की एक्स स्क्वायर होती है। एट मीन पोजीशन में क्या होता है, मीन पोजीशन में एक्स 0 होता है। एक्स 0 मतलब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट में ये जो पोटेंशियल एनर्जी है मिनिमम हो जाएगी बेटे, एक्स 0 हो जाएगा। एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, यहाँ एक्स इक्वल टू क्या होगा, या तो प्लस ए होगा या माइनस ए होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है बेटे, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कम्स इन माई सीरीज। नाउ क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल की 4 इक्वेशन होती है बेटे, लास्ट वाली इक्वेशन पूछ दी उसने आपसे। ये होता है आपके पास बेटे कर्ल एच, कर्ल एच इक्वल टू होता है आपके पास जे, करंट डेंसिटी जे प्लस डेल अपॉन डेल टी ऑफ डी होता है, डी इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, डेल क्रॉस एच। अब देखो मैंने डी, ये जब मैं लास्ट दिन सीरीज बनाई थी वहां मैंने डी बोला था कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है बेटे आप उसको एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी लिख सकते हो। अब देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो ऐसा तो ऐसा आ गया ना क्वेश्चन, घुमा के आ गया, पर ये क्वेश्चन तो डिस्कस किया ही है मैंने, टॉपिक तो डिस्कस किया था उसमें, ठीक है। तो कर्ल एच इक्वल टू जे प्लस डेल अपॉन डेल टी ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, पी इज द पोलराइजेशन वेक्टर हो जाएगा। कर्ल एच इक्वल टू जे प्लस डेल अपॉन डेल टी ऑफ ये, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जिसने ध्यान से देखा होगा सही कर दिया होगा उसने। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बेटे, क्वेश्चन नंबर 16 हमसे बोलता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है अ फ्यू सेंटेंसेस रिगार्डिंग द सैटेलाइट एंड प्लेनेट आर गिवन बिलो। कह रहा है कि कुछ सेंटेंसेस हमको सैटेलाइट और प्लेनेट के लिए दे रखे हैं। तो देखो हम वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। द रेशियो द रेशियो बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड सैटेलाइट ऑफ सैटेलाइट एंड अर्थ एंड एस्केप वेलोसिटी बोलता है वी नॉट अपॉन, देखते हैं निकाल के देखते हैं। और मुझे तो गलत ही लग रहा है। गलत क्यों लग रहा है बेटे, क्योंकि जो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी होती है वो अंडर रूट 2 GR होती है, और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है अंडर ओनली जी होती है, वो ये 11.2 होती है, ये 8 के आसपास होती है। जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वी अपॉन वी ये आता है √2, मतलब जो एस्केप वेलोसिटी होती है √2 टाइम्स ऑफ वी नॉट होती है। और इसने क्या लिख रखा है, देखो आपको देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो बेटे, फर्स्ट ऑप्शन देखो वी नॉट अपॉन ये 1/√2 होना चाहिए था, इसलिए तो ये गलत हो गया। फर्स्ट तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, फर्स्ट बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस है। अब इसके बाद देखते हैं बेटे, इसके बाद ऑप्शन 2 को पढ़ते हैं। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ हैपेंस टू इंक्रीज बाय √2 टाइम्स द सैटेलाइट वुड एस्केप, ठीक है। तो बी बिल्कुल सही है, जब √2 टाइम्स होगा तो सैटेलाइट एस्केप कर जाएगा, तो बी इज द करेक्ट, बी करेक्ट सेंटेंस है। बी क्या है बेटे, करेक्ट सेंटेंस है, बी इज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। नाउ थर्ड, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ द मोशन ऑफ ए प्लेनेट द एरियल वेलोसिटी प्लेनेट ऑफ द रिमेन सेम, बिल्कुल सही है, केपलर का सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ एरिया, ठीक है।
द रेडियस वेक्टर टू द प्लेनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मीन्स एरियल वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। तो सेकंड और थर्ड क्या है बेटे, सही है। फोर्थ को डिस्कस करते हैं, द रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड टेकन बाय प्लेनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन टी एंड मीन। तो बेटे ये उल्टा दे रखा है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। बहुत बच्चों को ये भी कंफ्यूज होता है, हो जाता है एग्जाम में कि बेटा टी का क्यूब था और आर का स्क्वायर था, है ना। क्लियर हो चुका है। तो हमारे पास क्या है बेटे, अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है बेटे, सेकंड और थर्ड क्या है बेटे, सही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है उसको डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू, ट्रू के बारे में बात कर रहा है। तो सेकंड सेंटेंसेस सेकंड एंड थर्ड आर द ट्रू, so B is the correct answer of these questions. B is the correct answer of this question. B is the correct answer of this question. Now question number 17 is that, देखो थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आया, चूज द करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है। ऑल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल, रॉन्ग। ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर, ठीक है, आर क्वासी स्टैटिक, बिल्कुल रॉन्ग। एडियाबैटिक बिल्कुल क्वासी स्टैटिक नहीं। आइसोथर्मल क्या होती है बेटे, आइसोथर्मल क्या होती है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इज दैट व्हाट इज द इनर्शियल मास, मास पूछ रहा है हमसे, एसोसिएटेड विद अ लाइट पल्स ऑफ एनर्जी। तो देखो हमारे पास E इक्वल टू एच नी होता है और E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो, एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यहाँ से m निकाल लो, m निकालोगे तो एच न्यू बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। एच न्यू बाई पहला भी नहीं है दूसरा भी नहीं है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एच न्यू बाई सी स्क्वायर, एच न्यू बाई सी स्क्वायर, एच न्यू बाई सी स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज रॉन्ग, रॉन्ग बताना है कौन सा। देखो बेटे रॉन्ग बताना है, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये जो है, ये अगर तुम चाइम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करते हो तो इन ये निगेटिव होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड। ये सही सेंटेंसेस है, दिस इज ट्रू सेंटेंस। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है, जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसे क्यूरी लॉ बोलते हैं। तो सेकंड भी ट्रू है। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये भी सही है कि जो चाइम होता है प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी माइनस टी सी होता है, टी सी इज द क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी वेस लॉ बोलते हैं, तो ये भी सही है। तो हमसे रॉन्ग पूछा गया है, तो रॉन्ग तो एक ही है बेटे, सी, सी इज द क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट मींस रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बेटे, ऑन इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ ए लेंस इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस। ठीक है ना, अगर थिकनेस बढ़ाओगे, थिकनेस बढ़ाने से क्या होगा, एब्रिविएशन आ जाएगा लेंस में, जिसकी वजह से उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो चुका है, सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ एटॉमिक रेडियस ऑफ सिंपल क्यूबिक की बात करूंगा तो बेटा a/2 होता है, सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, question number 22 is that the ratio between probability of spontaneous and stimulated emission varies with, ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी का क्यूब। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, मैच बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन इन लिस्ट ए विथ ड्यूअल एक्सप्रेशन इन बी। तो देखो लिस्ट ए में दिया है और लिस्ट बी में ड्यूअल एक्सप्रेशन दिया है, उसको मिलाना है हमने। तो a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, तो फर्स्ट का तो मुझे ये सेकंड ये लग रहा है। ठीक है, अब यहां आ जाते हैं, a डॉट बी और b डॉट ए, ये इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर, अब देखो ऑप्शन चेक करते हैं। मेरे इसका जो आ रहा है हमारे पास a का सेकंड आ रहा है, a का सेकंड किसके पास है, एक लो, कोई ऑप्शन है ही नहीं, ज्यादा एलिमिनेट ही नहीं करना है, यू हैव टू डायरेक्ट पुट ऑन आंसर, ए को ही, ए का मिला लो और सीधे आंसर आ जाएंगे। ए का सेकंड है, ए का सेकंड, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिया है, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड,
बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट। ठीक है, तो देखो कितना इजी था ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, देखो बेटा याद आया, जब मैं वेक्टर अलजेब्रा देखना पार्ट 8 और 9 में देखना, सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व कराया है। पार्ट 8 और 9 देखना बेटे, पार्ट 8 या 9 में मैंने ये क्वेश्चन सेम करा रखा है, सेम करा रखा है, और ट्रिक भी बताई थी कैसे निकालना है। इसको मैंने बोला था ऐसे लिखना था, ठीक है, डाइवर्जेंस, और इसका मैंने इसको फाइंड आउट करने का मैंने बोला था सिंपल डिफरेंशिएट करो, एन आगे आएगा एन आर की पावर -1 और आर कैप लगा दो, और मैंने बोला था आर कैप को हटा दो, एन आर की पावर n-1 आर वेक्टर अपॉन आर मॉड, ठीक है, मॉडुलस और आप, तो ये आ जाएगा आपके पास एन आर की पावर n-1 आर वेक्टर, ये आया, ये सिर्फ डाइवर्जेंस है। फिर इसका मैंने तुमको वहां पूरा डिटेल सॉल्यूशन करके दिखाया, पार्ट 8 और 9 में देखना। जब आप पार्ट 8 और 9 में देखोगे तो इसका जो आंसर आया, इसको सॉल्व करने के बाद n+1, इसको जो पूरा इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता था वो n+1 आर की पावर n-2 आ रहा था। देख लेना पार्ट 8 और 9 डिटेल सॉल्यूशन के लिए, पार्ट 8 और या 9 में देखना, करा रखा वहां मैंने, पहला ही क्वेश्चन होगा। n बहुत सारे बच्चों ने n-1 लिखा है, ठीक है ना, n-1, तो ये गलत हो गया, पहला भी ये गलत हो गया। तो n+1 आर की पावर n-2, सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। देखो कितने क्वेश्चन अभी तक 8 to 9 क्वेश्चन हो गए, जो जितना मैंने स्टार्टिंग से फिजिक्स पढ़ाई है, स्टार्टिंग से जितने फिजिक्स पढ़ाई है उसमें से 8 से लेकर 9 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, और 8 से ले एक एक क्वेश्चन तो छोड़ो, 8 एक क्वेश्चन भी बहुत होता है, ठीक है ना। आप लोगों ने अगर एक क्वेश्चन भी आ गया एग्जाम में तो और लोगों से आप बहुत सारे स्टेप आगे हैं, और यहाँ तो 8 से लेकर 9 क्वेश्चन भी तुमको देखने को मिल रहे हैं, तो आप और लोगों से बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं आप, आपने टाइम का यूटिलाइज किया है, वेस्ट नहीं किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, मैच द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर्स गिवन सिस्टम टू ए। यहाँ हमको दो नंबर सिस्टम दिए हैं, और देखो ये बाइनरी है, इसका बाइनरी का क्या होगा, देखो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, यहां से करो 1 × 2 की पावर 0 प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस 0 × 2 की पावर 2 और प्लस 1 × 2 की पावर 3, तो यहां से 8 आ जाएगा, ये 0 0 और 1, 8 + 1 9। तो देखो पहले का तो फर्स्ट होगा, पहले का फर्स्ट होगा, और देखो 3 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, 3 को क्या लिखते हैं ये, ठीक है, 3 हो गया ये, 3 को क्या लिखेंगे, 3 बिट में, ये 3 हो गया। आप लोगों ने कौन सा आंसर लगाया है मेंशन करो। तो 0 0 1 1, ठीक है, और ए को कितना लिखते हैं, ए मतलब हेक्सागोनल में एक किसको बोलते हैं, 10 को बोलते हैं, 10 10, ए किसको बोलते हैं 10, तो 4, तो यहां से कितना आएगा 8, यहां से देखो ये कितना आएगा 2 की पावर 2 0 1 2, ये 3 आएगा और ये 4 आएगा, ये आएगा 8, ठीक है ना। ये 2 की पावर 4, हेक्सागोनल में ए का होता है आपके पास 10 होता है, 9 तक तो वही होते हैं, ए आ रहा है तो उसको 10 बोलूंगा, 0 1 2 3, ये आ गया 4, और यहां से कितना आएगा 8, ये आएगा आपके पास, ठीक है, इस तरीके से क्लियर हो गया। तो बी वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपके पास, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 0 0 1 1, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा,
ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, इसमें देखो नंबरिंग किस तरीके से है, आगे देखते हैं ABC क्या लिखा है उसमें। 1 2 3 4 में इसको 1, आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर है वो मेंशन कीजिए। 1 2, और सब चेक करने की जरूरत भी नहीं है, किसी किसी को चेक करो, बाकी तो हो जाएगा। ठीक है, अब बी का क्या होगा बेटे, थर्ड। बी का क्या आ रहा है, थर्ड। ए का एक, बी का थर्ड आ रहा है। अब देखो यहां, अब इसको देखो, ये है BCD में 4 4 का लिखते हैं, 4 4 का बनाते हैं। इसको क्या कहेंगे, 8, और इसको 3, तो ये आ गया देखो डी का सेकंड। अब देखो इतने से मुझे लग रहा है बात बन जाएगी, इतने से बात बन जाएगी। ए का फर्स्ट, और ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, डी का सेकंड, डी का सेकंड। तो देखो ठीक है ना, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है, बी ही इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। बी ही क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी का दूसरा, तो बी, डी का दूसरा बी में ही है। तो ऐसे भी हम चेक कर सकते थे, इसमें सबको चेक करने की जरूरत नहीं है हमारे पास, तो थोड़े बहुत को चेक करते ही हुए भी हम एलिमिनेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो देखो बेटे, इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया 25 फिजिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस किए, और आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया, अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज भी आए, सर एक कोई बच्चा था बोलता है कि 21 मार्क्स आ रहे हैं, कोई बोल रहा है कि 16 17, तो मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स थे फिजिक्स में। तो अच्छा लगा मुझे कि ये जो मैं इस सीरीज को चला रहा हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल हुई। कहीं ना कहीं मैथ से पोर्शन टफ था, तो फिजिक्स ही एक तरीके से क्या है, मोटर है, मोटर जो आपको LT पार कराएगा। फिजिक्स से जिसका पोर्शन सही होगा, ठीक है, क्योंकि मैथ से तो सभी का एक जैसा रहा होगा, फिजिक्स से जिसका सही रहा होगा उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है ना, तो फिजिक्स ने क्या किया, इस पेपर में लीड किया, लीड। अब जिसने 25 क्वेश्चन में से जिसके 21 आ रहे हैं उसका सिलेक्शन नहीं होगा, तो किसका सिलेक्शन होगा, या 16 18 19 आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास पेपर। तो ऐसा कुछ नहीं है, और जो है सेम सिलेबस है, जो बच्चे MSc PG फिजिक्स से हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है अभी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए, और सेम सिलेबस है। ये सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिकल फिजिक्स, तो यही क्वेश्चन वहां भी इंपॉर्टेंट है। तो जो गलती आपने यहाँ करी है उसको फर्दर रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक के लिए भी मैं जल्दी से बैचेस स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और आप लोग क्या करेंगे, जितना भी आपने स्कोर कार्ड किया है आउट ऑफ 25, कितने मार्क्स आपने गेन करे हैं कमेंट बॉक्स में 100% आप मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।